ना राजकाध्यान जी की पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आपने अभी कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम उसके साथ शांति से रहें, लेकिन हम अशांत कहां हो पाए अब तक? नहीं, पाकिस्तान को चलाने वाली है सेना। वो आईएसआई को थ्रू, जब तक वो सेना सत्ता में रहेगी, या तो पर्दे के आगे से या पर्दे के पीछे से। अगर हम इतिहास देखते हैं, इससे पहले जरदारी से पहले जब मुशर्रफ थे, वो सही हालत में थे, क्योंकि वो आर्मी के चीफ भी थे और वो सिविल गवर्नमेंट के हेड भी थे। अगर उस वक्त भी हमारी बातचीत में कोई कामयाबी नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता कि ये बातचीत चलते रहना चाहिए। वो ठीक है डिप्लोमेटिक तरीके से, लेकिन कोई ऐसी उम्मीद रखना कि कोई ड्रामेटिक रिजल्ट इसमें निकलेंगे, मैं नहीं समझता ऐसा होगा जी। ये महक एक औपचारिकता है। देखिए, बातचीत चलने के लिए 2-3 वास्तविकताएं होनी चाहिए। पहला, माहौल सही होना चाहिए। अगर आप एक कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं और खिड़की के बाहर फायरिंग की आवाज आ रही होती है, तो माहौल अनुकूल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। दूसरा, आजकल भारत में जो गुस्सा आया हुआ है, पिछले 3 दिन पहले जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो भारत की भावनाएं भी इस डायलॉग के हक में नहीं है। दूसरी बात है, आप किस बारे में बात करना चाहते हो, आपका एजेंडा क्या है? जाहिर है हमारे प्रधानमंत्री के एजेंडा में आतंकवादी हमला, जो आतंकवाद का प्रकोप पाकिस्तान से शुरू होता है, उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में है, जब तक वो बंद नहीं करेगा ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन नहीं, वो बंद नहीं करेगा। अपने एजेंडा में कश्मीर, राजकाध्यान जी, ये तो तय हो गया कि वो बंद नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है वो बताइए। वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं बंद करेगा। देखिए, मैंने बोला है कि जब तक हम पाकिस्तान को उसका ये भ्रम नहीं तोड़ेंगे कि क्योंकि वो परमाणु शक्ति हो गया है तो वो जो जी चाहे कर सकता है, हम ये लड़ाई नहीं होने वाली जब तक वो भ्रम नहीं टूटेगा। ये आतंकवादी हमले, ये कार्रवाइयां एलओसी के ऊपर खत्म नहीं होने वाली। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई होनी चाहिए, कि लेकिन जब तक उसके दिल में वो लड़ाई का खौफ नहीं होगा। जहां हम मजबूत हैं, जब तक हम अपनी मजबूती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आतंकवादी हमले यूं चलेंगे। बिल्कुल डायलॉग चलते रहे, लेकिन इनका कोई नतीजा हासिल नहीं होने वाला। स्कंद रंजन जी, ये बताएं कि ये मजबूती की बात जिसकी राजकाध्यान जी कर रहे हैं, वो मजबूती क्या है? हाँ जी, सुधांशु जी भी जुड़ गए हमारे साथ। बोलिए सुधांशु जी, मुझे इत्तला नहीं दी गई कि आप भी जुड़ गए, बताइए। अनुराग जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। एक हिंदी में कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विशीन विराल सरल हो। अब मोदी जी ने आज जो कसर छोड़ दी, वह पूरी कर दीजिए। भारत के पास सारा गरल है, भारत के पास सब चीज है, सिर्फ एक इस समय इच्छा शक्ति के। देखिए, ये सारा जो है संदेश और संकेत पे जो है अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी चलती है। भारत के खिलाफ आतंकी हमला हो और हम कभी उनको बिरयानी खिलाएं, कभी उनको रेड कारपेट का स्वागत करें, और कभी हम लोग इस तरह के डायलॉग में एंगेज करें, इसका कोई मतलब नहीं उठता है। भारत की तरफ से 3 चीजें करने की इस समय जरूरत है। पहला, डिसएंगेजिंग इन डायलॉग। हमें उनसे बातचीत का दौर और सिलसिला बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ताकि हमारी नीयत और नीति दोनों उनको साफ समझ आ जाए। दूसरा, मिलिट्री एंगेजमेंट और वॉर में बहुत फर्क होता है। आज इस समय आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर देखें तो वहां पे गोलाबारी चल रही है। हमें इस चीज को और इंटेंस करना चाहिए, दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान की चीजों के खिलाफ अब कमर कस लिए और उनको हम सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हुए। और तीसरा, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, कूटनीतिक ऑफेंसिव जो है, वो इस समय हमें भारत को करना चाहिए, जिसमें हम दिखाएं विश्व भर के लोगों को, दुनिया को के देशों को, कि पाकिस्तान इस समय एक रोग स्टेट हो गया है, जहां पे उसकी सरकार के कब्जे में वहां क्या हो रहा है यह है ही नहीं। वो देश जो है आईएसआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो चला रही है, जिसका की इंटरेस्ट यह है कि गतिविधि, आतंकवाद की गतिविधियां चलती रहें। और ऐसे राष्ट्र के साथ किसी को अपनी हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। ये हम
डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में विश्व भर को दिखाएं। जब ये तीनों चीज हम एक साथ करेंगे तो कहीं संदेश और संकेत जाएगा। सुधांशु जी, हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो सबको मालूम है सुधांशु जी, ये सबको मालूम है कि ये 3 चीजें हम कर लें, ये 2 कर लें, पहले नंबर पे ये कर लें, ये 5 चीजें कर लें, ये सबको पता है ना? कर क्यों नहीं रहे हम, ये बताइए। क्या हो रहा है कि हर सरकार में एक इच्छा शक्ति होती है, हर सरकार की एक नीति होती है कि किसके बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे कुछ सरकारें हैं जिनका क्या कहने को तो यह है कि देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टू एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद, लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, चाहे वो वोट बैंक को लेके हो, चाहे किसी और कारणवश हो, वो उतने सख्त कदम उठाने के लिए ना तो इच्छा रखती है ना सक्षम होती है। कोई दूसरी सरकार जो है वो अपनी प्रायोरिटी, प्राथमिकता तय कर लेती है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि हम कुछ चीजों के बारे में नॉन नेगोशिएबल रहने वाले हैं, और भारत की धरती पे आतंकवाद जो है वो कभी भी नेगोशिएबल हो ही नहीं सकता। और जब तक ये गतिविधि नहीं रुकेगी तब तक भारत की तरफ से कोई दोस्ती का संकेत और दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ेगा। ये हमारी प्राथमिकता होनी जरूरी नहीं, लेकिन ठीक है सुधांशु जी, लेकिन राज काद्यान जी, अब चर्चा इससे आगे बढ़नी चाहिए। राज काद्यान जी, अब चर्चा इससे आगे बढ़नी चाहिए कि क्या इच्छा शक्ति सरकार में है या नहीं, क्योंकि सरकार इस बात को नहीं मानती कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी है, न चीन के मसले पर न पाकिस्तान के मसले पर। सरकार हमेशा कहती है कि युद्ध उसकी प्रायोरिटी पर नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। सवाल ये उठता है कि बावजूद उसके 2 दिन में 3 बार आतंकी हमला हो चुका है, 2013 में ही सेंचुरी पूरी हो चुकी है सीज फायर के उल्लंघन की, लेकिन अब भी हम बातचीत की डोर से पतंग बांध के उड़ा रहे हैं। देखिए, बातचीत होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ बातचीत होती रहे इसमें तो हर्ज है। इस माहौल में बातचीत करना, वो भी नवाज शरीफ के साथ, या तो उनके इरादे नेक नहीं है। वास्तविकता ये है कि एलईटी पंजाब में पूरी छूट के साथ अपना मूवमेंट कर रही है। नवाज शरीफ जीते हैं इलेक्शन तो वो भी एलईटी की मदद से जीते जी। अच्छा। अगर वो उनके सहयोग से काम कर रहे हैं तो उनके इरादे नेक नहीं है। अगर हम ये माने कि वे इरादे भी नेक हैं तो उनमें काबिलियत नहीं है, क्योंकि आर्मी का हाथ अभी भी उनके ऊपर छाया हुआ है। उन्होंने आज तक ये शब्द भी नहीं बोले हैं कि जो 42 टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है उनको हम बंद करेंगे। बंद करना तो दूर की बात है, उन्होंने बोला भी नहीं। नहीं, वो तो कहते हैं कैसे हम यकीन कर सकते हैं? इस तरह के कैंप ही नहीं चल रहे हमारे यहाँ तो। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा राज काद्यान जी। इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारी संवाददाता शीतल राजपूत हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। शीतल, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ को भारत आने का न्योता दिया है इस मुलाकात में? कोई खबर? जी, मैं आप अपना सवाल दोहराएंगे फिर से? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ को भारत आने का न्योता दिया है? जी, हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है, और वो ये बात लगातार कहते आए हैं। पिछले कई रोज से कह रहे थे, कल भी उन्होंने ये बात कही कि हम चाहेंगे कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए, उनका गांव है वहाँ पे, पैतृक गांव है वहाँ पर, वो उसे विजिट करें और हमारी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान विजिट करें। और हमारे पास जो भी खबर आई है वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने मनमोहन सिंह को औपचारिक तौर पर फिर ये बात कही है। जी, इसके अलावा और क्या खबर? ये खबर तो आपने बताई कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का न्योता दिया मनमोहन सिंह को। इसके अलावा अब तक की बैठक में से कुछ बाहर आया? खबर ये है कि बातचीत जो है वो अभी जारी है, चल रही है दोनों के बीच में वन ऑन वन। और एक ये बात निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से एक प्रपोजल दे सकता है, जिस पर शायद अभी अंदर चर्चा भी हो रही होगी। और वो बातचीत ये है कि एलओसी पर जो भी हालिया इंसिडेंट्स हुए हैं, सीज फायर वायलेशन की घटनाएं होती हैं, तो एलओसी की मॉनिटरिंग के लिए, जॉइंट मॉनिटरिंग के लिए कोई मैकेनिज्म दोनों देश तैयार करें, ऐसा प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आ सकता है कि दोनों जने मिलकर एलओसी की जॉइंट मॉनिटरिंग करें, ताकि सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं कम हो और जो भी घुसपैठ की शिकायत भारत को है, जो भी भारत के कंसर्न है, पाकिस्तान के कंसर्न है, वो इस जॉइंट मैकेनिज्म के तहत एड्रेस किए जा सके। फॉरेन सेक्रेटरीज की बैठक की जाए, दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक हो, और ये मसला जो एलओसी पर जो लगातार चल रहा है उसको हल किया जा सके। ये पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव दिया जा सकता है। जॉइंट स्टेटमेंट कितनी देर में आ सकता है शीतल?
देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट की तो उम्मीद कम है, अभी तक पुष्टि नहीं की है दोनों ही पक्षों ने कि ज्वाइंट स्टेटमेंट साझा बयान दोनों साइड देंगे कि नहीं देंगे। अभी तक हमारे पास जानकारी है कि दोनों पक्ष अलग अलग ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया ब्रीफिंग। हमारी तरफ से विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफिंग होगी और पाकिस्तान की ओर से उनके विदेश सचिव ब्रीफिंग कर सकते हैं। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट की अभी संभावना नहीं जताई जा रही है, लेकिन जैसे इस पर कुछ अपडेट होगा, भारत पाकिस्तान मसले पर चीजें जितनी अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं, लास्ट मिनट में कभी भी कुछ हो सकता है, तो हम अभी सर्टेनिटी पे श्योर नहीं कह सकते कि ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा कि नहीं, लेकिन अब तक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आने की बात कही जा रही है। ठीक है, आपसे हम बात शीतल करते रहेंगे, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त शीतल बड़ी खबर ये दे रही है कि एक तो साझा बयान आने की उम्मीद कम है, और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ ने इस मुलाकात में मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन रजा साहब भी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, इस मुलाकात को वहां पाकिस्तान में किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या उम्मीद की जा रही है? जी, तमाम सर जो कुछ इस मुलाकात की राह में रुकावटें थी, उसके बावजूद ये मुलाकात का होना ही एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और पाकिस्तान में बात पर इत्तेफाक राय पाया जा रहा है कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की मुलाकात का होना है। इस हवाले से ये कोई खास उम्मीद नहीं की जा रही कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, और बल्कि ये कहा जा रहा है कि शायद किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट का कोई इम्कान नहीं है। ताहम पाकिस्तान और भारत के दरमियान कंपोजिट डायलॉग के शुरू होने के ऊपर बातचीत इस मुलाकात में तवक्को की जा रही है, और तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म इस हवाले से कोई बातचीत करेंगे। जी। अच्छा, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री को एक संदर्भ में देहाती औरत तक तुलना उनकी किए दे रहे, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए आपके वजीर आजम साहब से कि हमारे वजीर आजम के सवालों का वो कोई ऐसा जवाब देंगे जिससे कि कुछ ये लगे कि पाकिस्तान भी जो कहता है वो करने में यकीन रखता है? तो इसके हवाले से आज जो बरखा दत्त ने ट्वीट किया है उसमें तो उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि ये एक कोई उन्होंने नवाज शरीफ ने किस्सा सुनाया था और इस बात को ट्विस्ट किया गया है। देखिए साहब, किस्सा कोई के लिए तो गए नहीं मोहसिन रजा साहब वो वहां पर, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि नवाज शरीफ साहब किस्सा कोई के लिए तो गए नहीं है वहां पर। नहीं, लेकिन किस्सा सुनाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं, पाबंदी अगर आप समझते हैं कि किसी मुज़ाकरात से कबल कोई अपने कोई इजहार नहीं कर सकता किसी भी जज्बात का और कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन नवाज शरीफ ही एक वाहिद फोर्स है पाकिस्तान में जिन्होंने इन मुज़ाकरात के हवाले से खासी कोशिश की है। उन्होंने अपने वोट टेकिंग पे भी दावत दी थी मनमोहन सिंह को, और वो चाहते थे और अब भी वो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हो। और इस बात को जानते हुए भी नवाज शरीफ जो है वो बहुत बेचैन थे मनमोहन सिंह से मिलने के लिए कि मनमोहन सिंह जो है वो अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में है और इंडिया में इलेक्शन होने वाले। खैर, इस मामले में तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं मोहसिन रजा साहब के बातचीत का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान से ज्यादा बेचैनी बातचीत करने की भारत के जहन में रहती है हमेशा ही, क्योंकि ये बातचीत को जितनी तवज्जो हिंदुस्तान ने दी है उतनी शायद किसी ने नहीं दी। सुधांशु मित्तल जी, मोहसिन रजा साहब से कुछ पूछना चाहेंगे आप? मोहसिन रजा साहब, हम और आप अमन से क्यों नहीं रह सकते? क्या जरूरत है कि आपको हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंकी हमले करने वालों को पनाह देनी पड़े? क्या जरूरत है कि आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप हो जिससे भारत के अंदर आंतरिक स्थिति जो है वो असुरक्षा की बनी रहे और हम लोग आपस में लड़ते रहे? मैं दो चीज बतलाना चाहता हूं आपको। हिंदुस्तान की साइकी के अंदर अब वॉर और पाकिस्तान दोनों इरेलेवेंट हैं। हिंदुस्तान की साइकी इस समय जो है बहुत देश की तरक्की और अपने आप को हम कैसे एलिवेट करें उसकी तरफ है, और बार बार बीच में जब ये आतंकी हमले होते हैं तो फिर एक बार झटका लगता है और हमें लगता है ये नहीं तो पाकिस्तान अपनी जगह जो कर रहा है उसके प्रति कोई दुर्भावना या दुराचार को लेके भारत के अंदर लोगों में कोई वो नहीं है, लेकिन ये सारे माहौल को जो खराब करता है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो एक्टिविटीज आती है वो खराब करता है। अच्छा, इस बार आपकी राजनीति में भी एक नई चीज हुई थी। पहली आपके यहां राजनीति जो थी वो एंटी इंडिया रोटेरिक्स पे चलती थी
कि जो हिंदुस्तान को जितनी सख्त शब्द में भर्त्सना करेगा उतनी ज्यादा उसको वोट मिलेगी। लेकिन अब की बार का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में पाकिस्तान में भारत जो था और कश्मीर जो था मुद्दा ही नहीं था। जब दोनों तरफ से रियाया के लोगों के स्तर पर एक ये हो रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, तो वहां पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई क्यों इस चीज को अंजाम देने इस कोशिश को मुकम्मल नहीं होने देती? क्यों इस कोशिश को मुकम्मल नहीं होने देती? ठीक है, मोहसिन रजा साहब जवाब दीजिए। जी, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक गलत मफरूजा है। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो भारत के साथ कुव्वतें मौजूद हैं, तभी तो उम्मीद भी है मोहसिन रजा साहब पाकिस्तान से, इसीलिए तो उम्मीद भी बाकी है कि वहां पर कुव्वतें मौजूद हैं ऐसी, लेकिन वो कारगर या काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो एंटी पीस एलिमेंट्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अच्छा। उसके बावजूद आप ये देखें कि पाकिस्तान के जिस तरीके से हमारे फाजिल साथी ने अभी जो बताया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इंडिया और कश्मीर इशू नहीं था, बल्कि नवाज शरीफ का कहना यह है कि वो पीस का मैंडेट लेकर आए हैं। तो इस हवाले से जैसे आपने कहा कि भारत में भी बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान के साथ बातचीत की, तो पाकिस्तान में भी उतनी शिद्दत और उतनी गर्मजोशी के साथ ये कोशिश है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। और मैं समझता हूं कि अगर दोनों मुल्कों की क़यादतें इन तमाम तर अनासिर की मौजूदगी के बावजूद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात नहीं चाहते, इस हवाले से आगे पेशरफ्त करेंगी, तो ऐसी कुव्वतों को शिकस्त होगी, उनको नाकामी होगी, उनके अज़ाइम खाक में मिलेंगे और दोनों मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं अमन के जरिए और अपने मामला। नहीं, ये तो अच्छी, अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे हिंदुस्तान की सरजमी पर, तो कैसे होगा ये? देखें, हिंदुस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान में ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि बलोचिस्तान में उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अरे 3 आतंकी परसों आपके मारे गए हैं, 3 आतंकी पाकिस्तान के मारे गए। मोहसिन रजा साहब, आप कहां बात कर रहे हैं? मैं बलोचिस्तान के हवाले से कह रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई मारा गया है क्या? वहां पे अफगानिस्तान में उसको आपके नागरिक को ट्रेनिंग दी जा रही है इंडिया की जानिब से। ये पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी ये इंफॉर्मेशन है कि भारत के जो इंडिया में भारत जंग चला रहा है, जहाँ पे बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को तरबियत दी जा रही है, और पाकिस्तान इस हवाले से भारत को कह भी चुका है। शर्म उल शेख में मनमोहन सिंह के साथ जो यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात थी, उसमें भी बलूचिस्तान नहीं, तो पाकिस्तान के पास इस बात के कुछ सबूत हैं? पाकिस्तान के पास इस बात के कुछ सबूत हैं? नहीं, आपने दिए वो हिंदुस्तान को? नहीं, मोहसिन साहब देखिए, हमारे यहाँ जो है, एक मिनट रुक जाइए हमारे यहाँ का एक आदमी, सुधांशु जी, एक मिनट, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। जी, जवाब दें मोहसिन रजा साहब। ये डिप्लोमेटिक चैनल पे तमाम तर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हुई है, और जब भी आगे मुज़ाकरात होंगे तो यकीनी तौर पर इन इश्यूज के ऊपर बातचीत जरूर होगी। जी, बातचीत का ये तो मौका है, न्यूयॉर्क में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, ये तो कितना अच्छा मौका है बातचीत का। देखें, ये तो एक पहली मुलाकात है, ये एक रस्मी मुलाकात है। इसके नतीजे में अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जो कंपोजिट डायलॉग का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्रोसेस जारी था, अगर वो शुरू होता है तो ये तमाम तर इश्यूज जिसमें कंपोजिट डायलॉग में यकीन कहाँ है मोहसिन रजा साहब? आपका कंपोजिट डायलॉग में यकीन कहाँ है आपका? उस पर बात हो सकती है। इनसे हाफिज सईद का पूछिए। वही मैं पूछने जा रहा हूँ सुधांशु जी कि हाफिज सईद के बारे में इतने सबूत दिए जाने के बाद भी आपने उसे खारिज कर दिया। आपने कहा कि नहीं साहब, ये सबूत पुख्ता नहीं है, नाकाफी हैं। तो फिर जब आपको जो पुख्ता सबूत भी नाकाफी लगेंगे और नापुख्ता लगेंगे, तो फिर इस बात का क्या फिर हो सकता है? फिर क्या किया जाए? फिर क्या उम्मीद है? पाकिस्तान में एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जुडिशल एक्टिविज्म जारी है, और यहाँ पे अदालतें जो हैं वो किसी भी हुकूमती जानिब से दबाव को बर्दाश्त नहीं करती और कोई भी ऐसा फैसला नहीं करती जो कि हुकूमतों की मर्जी के मुताबिक हो। इसलिए जो अदालतों में सबूत पेश किए गए वो नाकाफी थे,
और इसी बुनियाद पर अदालतों ने हाफिज सईद को जो है वो अब वो तो यूं है कि अदालतें भी आपकी हैं, अवाम भी आपका है, मुल्क भी आपका है, तो आप जो चाहेंगे वो करेंगे और जो आप करेंगे वही आपके नजरिए से सही होगा और वही आप दुनिया में दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो सही है। बहरहाल मोहसिन रजा साहब, आता हूँ आपके पास। तेरे पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सेहरा तेरा। जी, हमारे साथ एमईए के एक्स सेक्रेटरी जेसी शर्मा साहब भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। जेसी शर्मा जी, बहुत ज्यादा उम्मीद इस मुलाकात से भी नजर नहीं आती, आपको आती है क्या? पहले मैं बता दूं, मैं भूतपूर्व सेक्रेटरी हूं, जी, ना कि मैंने एक्स सेक्रेटरी ही बोला। अच्छा जी, देखिए, उम्मीद इसलिए नहीं नजर आती कि पुराना जो इतिहास है बातचीत का, दुर्भाग्यवश वो ज्यादा उम्मीद नहीं देता। और मैं पहले शायद यहाँ भी और दूसरे चैनल्स पे कह चुका हूं, उसका कारण ये है कि दो सबसे महत्वपूर्ण, भारत जितनी बड़ी कंसेशंस कर सकता था, मैं समझता हूं कि इस सदी में डिप्लोमेसी में किसी और देश ने नहीं की होगी। 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी किसी लोअर रिपेरियन स्टेट को इतना उदारता के साथ पानी अपर रिपेरियन स्टेट ने नहीं दिया है। और दूसरा, शिमला का समझौता, जिसमें सब जमीन भी वापस कर दी गई और 93,000 लोग भी वापस कर दे दिए गए। और तब ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अब बातचीत द्विपक्षीय होगी, हर चीज का हल द्विपक्षीय होगा। और भुट्टो साहब ने इनफॉर्मली कहा था कि साहब देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये एलओसी जो है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर बन सकता है, राजनीतिक माहौल ठीक होने दीजिए। जब इतने दो बड़े, जो सबसे बड़ी हम कंसेशन कर सकते थे, वो की गई, फिर वाजपेयी साहब ने 99 में गए, कारगिल हुआ, पार्लियामेंट के बाद भी उन्होंने मुशर्रफ साहब को बुलाया, उनके वादा करने पर कि आप नहीं, अब आइए आप इस्लामाबाद सार्क समिट के लिए, उस समय मैं सेक्रेटरी था, वो गए। और 2003 और 2004 में जो दो एग्रीमेंट हुए, मैं कहूंगा 3-4 साल उन पे काफी अमल भी हुआ। मूल बात ये होनी चाहिए प्रधानमंत्रियों की, अब तो बात हो चुकी होगी शायद, कि ये दोनों एग्रीमेंट्स जो हैं, इसमें ये कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा, नंबर एक। और दूसरा कि एलओसी पर सीज फायर पूरी तरह से रहेगा। ये दो चीजें। और तीसरा मुद्दा है मुंबई का, कि अब आपकी हर बात मान ली गई, आपके जुडिशियल कमीशन को क्रॉस एग्जामिनेशन तक करने दे दिया गया है, इससे आगे कुछ संभव नहीं है। एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया वहां, उसको फांसी हुई, और अब भी आप कुछ रोड मैप बनाएं, जो हमारा ट्रैक 2 और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और ये बातचीत करते रहे, दूतावास, और एक रोड मैप हो कि अब हम ये करने में सक्षम हैं, तब तो आगे आगे बढ़ेगी। वरना हिंदुस्तान की जनता का जो सब्र है वो इसमें विश्वास उठ चुका है कि कहीं कुछ सकारात्मक बातचीत होती। जेसी शर्मा जी, आऊंगा आपके पास। आपने एक बहुत अहम बात कही कि जो भी कोशिशें होनी चाहिए उसमें सीज फायर, एलओसी पर सीज फायर की जो सख्ती है उसको कायम रखने के लिए एक जरूरी और सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। राज कादियान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि खबर न्यूयॉर्क से आ रही है कि एलओसी पर ज्वाइंट मॉनिटरिंग का प्रस्ताव दे सकता है पाकिस्तान। ये कितना अहम होगा? सीज फायर का उल्लंघन 100 बार हो चुका है इसी साल के अंदर, अभी साल खत्म नहीं हुआ है। देखिए, ये जो अभी सीज फायर चल रही है 2003 से शुरू होकर, ये प्रस्ताव भी पाकिस्तान की तरफ से आया था। इसीलिए मैंने पूछा जी। तो कोई गारंटी नहीं है कि एक वो और प्रस्ताव लाएंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। पिछले 10 साल से ये सीज फायर एग्रीमेंट एक तरफा रहा है। पाकिस्तान जब चाहता है इसका उल्लंघन कर देता है, भारत इसको मानता आया है। मुझे नहीं लगता, कोई भरोसा मेरे को हो कि आज जो एक और नया प्रस्ताव लाएंगे उस पर भी अमल होगा। मैं ये नहीं कहता
कि नवाज शरीफ जी अपने इरादों में सिंसियर नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर उन पर अमल करवाने की काबिलियत नहीं है, ये बात साफ है। जी, मोहसिन रजा साहब मानते हैं इस बात को? राज कादियान जी, एक मिनट। जब भी नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम के मुतालिक जो राज कादियान, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, क्या उनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने तमाम तर मुखालफत के बावजूद भारत के साथ जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है वो उसको आगे बढ़ाएंगे भी, और वो इसकी अहलियत भी रखते हैं और इसका आज़म भी किया है वो। नहीं, लेकिन कैसे आगे बढ़ाएंगे? नवाज शरीफ के आने के बाद सैकड़ों बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, 2 दिन में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं, क्या ऐसे आगे बढ़ाएंगे? देखें, जो हमले हुए हैं वो तो आपका इंटरनल इशू है। जहां तक LOC की बात है उसके हवाले से पाकिस्तान 30 आतंकी घुस गए उस हमले की आड़ में, 3 मारे गए। ये हमारा इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? आतंकी आपकी तरफ से आ रहे हैं, सरहद पार से दाखिल हो रहे हैं। देखें, ये तो अभी तय होना बाकी है ना। पाकिस्तान ने इंडिया को पेशकश कर दी है कि LOC पे मुश्तरका तहकीकात की जा सकती हैं। इस हवाले से जो चीज सामने आएगी वो फाइनल होगी, और मुश्तरका और जो सामने आएगा उसे आप खारिज कर देंगे कि ये पुख्ता नहीं है, ये नाकाफी है। देखिए, अगर ये बातें आप करते रहेंगे तो कोई मसले का हल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यही बातें पाकिस्तान करता रहेगा तो फिर मसले का कोई हल नहीं है। यही तो मैंने कहा बहस के शुरू में। देखिए, किसी तरफ तो जाना है और उस जाने के लिए ये पहल है जिसका आगाज होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस हवाले से भारत के साथ कोई फेयर तरीके से नहीं चलेगा तो पाकिस्तान के अवाम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम ने इस वक्त ये तय किया है कि भारत के साथ मामलात बेहतर तरीके से तय होने चाहिए। उन्होंने उन्हीं जमातों को सपोर्ट किया है, वही जमातें इलेक्शन में वोट लेकर आई हैं जो अमन की बात कर रही हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, जो अपनी सरजमीन किसी और ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करने के इजाजत देने के हक में नहीं है, और जो पीस चाहती हैं। उन ताकतों को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया, उनको काम करने का मौका दें और यकीनी तौर पर वो तो मैंडेट लेकर आए हैं। जी मोहसिन, हवाले से वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्कंद जी, आपने जो अभी मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। जी जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। आज भारत के अंदर एक ये इंप्रेशन बना हुआ है कि पाकिस्तान की तमाम, ये कहावत आप मत बोलिए, वो कुछ भी चाहे, लेकिन वहां का जो आपके विरोधियों का मौका मिल जाएगा। वहां की जो मिलिट्री स्टैब्लिश है, वहां का जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ISI हो चाहे आर्मी हो, ये सब नहीं चाहते कि अमन रहे। क्योंकि उनकी जो है सार्थकता तभी तक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बना रहेगा। ठीक है सुधांशु जी, अमन और शांति होते ही ना तो पाकिस्तान की फौज ना ही उनके ISI की कोई अहमियत रहेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे शांति बनेगी? ठीक है मोहसिन जी, पाकिस्तान की आर्मी ने जो अपना डॉक्ट्राइन है उसको चेंज किया है। अब हमारे एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल इशू है, जिसमें तालिबान का इशू है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में गैर मुल्की और तालिबान जो है ऐसे इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना बहुत मुश्किल है, वहां पर वो बैठकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की आपका चूंकि इल्म बहुत ज्यादा है, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं डिफेंस के इश्यूज को। पाकिस्तान की आर्मी का डॉक्ट्राइन भी गुज़िश्ता चंद सालों में तब्दील हुआ है। अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको खत्म करना जरूरी है, और उसी मामले की तरफ पाकिस्तान आर्मी की तवज्जो है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे चंद एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनसे हटाकर एक्सटर्नल इश्यूज की तरफ लाई जाए। और यहाँ आपने माना मोहसिन रजा साहब के इस तरीके एलिमेंट जो हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी पीस एलिमेंट्स, वो पाकिस्तान में भी हैं, आपने आइडेंटिफाई किए, आपने उनके खात्मे के लिए कोई कोशिश की? जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। देखें, उनसे पहले मरने में तो पाकिस्तान चाहता है कि उनसे बातचीत करके उनको कह दें कि वो स्टेट की अथॉरिटी को तस्लीम करें, स्टेट की रेट को तस्लीम करें, कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करें। नवाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल वादे कर दिया है और पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ बातचीत जरूर करेगी,
लेकिन अगर वो बातचीत से कायल नहीं हुए तो स्टेट अपनी ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके ऐसी कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और यकीनी तौर पर जब इन कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जो सब फ्यूचर टेंस में होता है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। होगा, करेगी, समझेंगे, निकलेगा। ये जो फ्यूचर टेंस है ना, ये जिस दिन प्रेजेंट टेंस हो जाएंगे मोहसिन रजा साहब, उस दिन समस्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन ये प्रेजेंट टेंस हो जाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास स्कंद रंजन जी। मेरा वही कहना कि पहले हो जाने दीजिए ना। हाँ वही आता हूँ सुधांशु जी आपके पास भी। स्कंद रंजन जी इनसे चर्चा करी जाए, जी। स्कंद रंजन जी, एक इस पूरी बातचीत के दौरान मोहसिन रजा साहब ने बात कही कि अगर भारत का रवैया इसी तरीके से अनफेयर रहेगा तो यह पाकिस्तान के अवाम को भी नागवार गुजरेगा। क्या कहना चाह रहे मोहसिन रजा साहब, आप बेहतर समझा सकते हैं। नहीं, देखिए अभी जो 2-3 मुद्दे सामने आए, एक तो बात कहेगी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की, तो ये जो प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा से कहा वो पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरा विश्व वो अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। वो बिल्कुल टेररिज्म का गढ़ है और जितने टेररिस्ट दुनिया भर के हैं वो वहाँ पे सेंचुरी पाते हैं। तो उसमें तो कुछ और ज्यादा कहने करने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा है कि अक्रॉस एलओसी जो फायरिंग होती है उसमें वो घुसपैठिए भेजते हैं और वहां से फायरिंग करते हैं। जो अभी हमने देखा कल परसों वो थर्मल इमेजेस सब हमारे टीवी पे दिखाई गई। उसमें हमारी फौज पूरी सक्षम है और गोली का जवाब गोली से दिया जाए और जहां तक हो सके ये ना हो तो अच्छा है, पर अगर पाकिस्तान गोली चलाता है एलओसी पे तो हमारी सेना जवाब देगी। जब तीसरी चीज जो है ये टेररिस्ट जो उधर से आते हैं और फिर पाकिस्तान के जितने बोलने वाले हैं, अभी हमारे पाकिस्तान के जो जुड़े हुए उन्होंने कहा कि उनको कुछ पता नहीं है और वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब जो है ये एक दिखावा है, ये स्मोक स्क्रीन है। वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें हमें कुछ रिटेलिएशन उसके खिलाफ करना चाहिए, उसमें हम सक्षम हैं। और कम से कम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हम कहते हैं कि 30 कैंप हैं, 40 कैंप हैं, तो उसमें कुछ रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो तो उन पे जरूर हमें हमला करना चाहिए। ठीक है, एक तस्वीर ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं इसे जरा बड़ा पूरी स्क्रीन पर देखते हैं। एक चीज इस तस्वीर में एक बात सामने, ये देखिए, ये आपने तस्वीर देखी, नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह टकरा गए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। सुधांशु जी आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को क्या? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। इस तस्वीर में आपको क्या मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, या ये देखिए, हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपसे चूक हुई, अगर आपसे भूली तो सॉरी तो बोल दीजिए साहब। ये देखिए जी, ये दिख गया। जी वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और हम कहें उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता। अरे भाई ये कैसे चलेगा? ये तस्वीर हम देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के डेलीगेशन से जब मुलाकात कर रहे हैं उस वक्त गलती से, हम खुद इस्तेमाल करें शब्द का, हम नहीं कह रहे कि इरादतन, ये गलती से नवाज शरीफ साहब टकराए मनमोहन सिंह से। लेकिन एक कायदा होता है कि अगर आप गलती से टकरा गए हैं किसी से तो फिर आप सॉरी बोल दें। हमारे प्रधानमंत्री हैं भी बुजुर्ग, उनसे ये भी पूछ लीजिए कि साहब आपको चोट तो नहीं आई, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ कहा नहीं। आप लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे जेसी शर्मा साहब? नहीं, देखिए ये सब तो मैं समझता हूँ कि कोई महत्व, ये तो एटिकेट से, नहीं, ये कोई महत्व नहीं है इस बात का। हमें मूल मुद्दे पर रहना चाहिए। नहीं, मूल मुद्दे पर हम हैं, लेकिन ये मैनर्स की बात है। देखिए बाकी सब व्यवहार, आपका व्यवहार ही आपके अंदर जो है वो समाहित होता है। आपकी जो सोच, आपका जो चरित्र होता है वही आपके अंदर होता है। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूँ गलती से आप टकरा गए। मैं मूल मुद्दे पर जाना चाहता हूँ और वो है, और मेरा ख्याल है मोहसिन साहब हमको कुछ इस बारे में आगे बता सकेंगे। मूल बात यह है कि जो नवाज, आप क्योंकि मोहसिन साहब ने कहा पाकिस्तान के लोग पीस चाहते हैं और इसलिए वो पार्टी और कश्मीर, और ये मुद्दा नहीं था इलेक्शन का। प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब का समर्थन किया उनको चुनाव सभाएं करने दी और दूसरी पार्टीज को नहीं करने दी, वो जो कट्टरपंथी संस्थान हैं, वो कट्टरपंथी संस्थान जिसके हाफिज सईद, लखवी, ये सब संस्थाएं जो थी, इन लोगों ने सहयोग किया और
इनके प्रति क्या रुख होगा, क्योंकि निश्चित क्या सक्षम हैं, क्या आप इन संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने चाहते हैं? नहीं, लेकिन आप ना जेसी शर्मा साहब बड़े माकूल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि मोहसिन रजा साहब के पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं होगा। मोहसिन रजा साहब, मैं जो जेसी शर्मा ने पूछा है वो तो आपसे पूछूंगा ही, इसका क्या आप जवाब दें, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्या जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख सकता। अच्छा, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ साहब टकरा गए हैं गैर इरादतन जो है वो मनमोहन सिंह साहब से, और पीछे मुड़कर ना उन्होंने मुआफी मांगी है ना उन्होंने हालचाल पूछा है। मेरा ख्याल है कि एक आदमी मानेंगे कि एक सलीका होता है पूछने का कि भाई आपको कहीं लगी तो नहीं, या कि माफ कर दीजिए, वो तो बेसाख्ता मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नवाज साहब कुछ बोले नहीं। देखिए, मैंने ये इमेजेस भी देखे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुमकिन है ऐसी कोई सूरत हाल ना हो। आप क्यों एक बात को जिसका कोई इतनी अहम बात नहीं है, हम तो जिस इशू पे दो मुल्कों के 1.5 अरब जो अवाम है उनका इशू है, दो लोग आपस में टकरा गए, इनको मजीद टकराना चाहिए आपस में, इनके दिल जुड़ने चाहिए। एक दफा दिल वाली तरफ से ही टकराए हैं मोहसिन रजा साहब, दिल वाली तरफ से ही टकराए हैं दोनों। हाँ, तो मजीद टकराना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसे टकराव होने चाहिए, इसी से मोहब्बत बढ़ेगी। दूर दूर रहने से बड़ी शायराना बात कर रहे हैं आप, सुनने में अच्छी लग रही है। हाँ, नहीं, मैं तो चाहता हूँ